नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। स्पेशल रिपोर्ट में अपने मुद्दे पर आ जाएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरदासपुर से पठानकोट नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर होती है और इस सड़क हादसे में आपको बता दें कि 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं। तो गुरदासपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। सुबह का टाइम ये है और यहाँ पर धुंध भी देखने को मिल रही है। किस तरीके से इस गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए हैं इस टक्कर के बाद। ये टक्कर हुई। हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। ये सड़क हादसा आखिर कैसे हुआ, कितने बजे की ये घटना है भोपाल? जी, ये आज सुबह तकरीबन 4-5 बजे की घटना है। ये ट्रक जो है ये इसका टायर पंक्चर हो गया था और रोड पे ही ये खड़ा था और गहरी धुंध होने के कारण सुबह ये गाड़ी जो पीछे से आते हुए इस खड़े ट्रक में टकराई है और इसमें इस गाड़ी में 6 लोग सवार थे और जो 2 लोग की मौत हुई है, एक आदमी और एक औरत की बताई जा रही है। दोनों पति पत्नी थे और जो 4 घायल हुए हैं गंभीर तौर पे, उनमें से 3 आदमी हैं और एक औरत है। ये पीछे से आकर खड़े ट्रक में टकराई है। गहरी धुंध होने के कारण इनको खड़ा ट्रक नजर नहीं आया सुबह 4-5 बजे के करीब और ये पीछे से टकरा गई और इतनी जबरदस्त टक्कर हुई है कि गाड़ी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है और 2 लोगों की इसमें डेथ हो गई है और 4 गंभीर जख्मी। वाकई में दर्दनाक हादसा है, लेकिन जो घायल हैं उनकी स्थिति आपने बताया गंभीर है। डॉक्टर से कोई बात हुई? क्या कहा जा रहा है, हालत कैसी है, सुधार कैसे आ पाएगा? उनकी काफी गंभीर हालत है और उनको रेफर कर दिया गया सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर में। और डॉक्टर से हमारी जब डॉक्टर से हमने फोन पे पूछा तो उन्होंने बताया कि काफी गंभीर है। भोपाल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी यहाँ पे कि पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर? पुलिस जो ट्रक ड्राइवर था वो मौके से भाग गया क्योंकि ट्रक ड्राइवर खड़ा था, पंचर था और वो मौके से भाग गया। पुलिस ने कार्रवाई ट्रक ड्राइवर के खिलाफ करने की सोची है क्योंकि ये ट्रक जो था बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ा था और वहीं पे खड़ा था और जिससे खड़े ट्रक में आके गाड़ी टकराई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भोपाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच तो कर ही रही है, लेकिन 2 लोगों की जान इस दर्दनाक सड़क हादसे में चली गई। 4 की हालत बेहद गंभीर है, जिनका उपचार चल रहा है और डॉक्टर्स अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। चलिए, और अब आते हैं स्पेशल रिपोर्ट के अपने मुद्दे पर। यह है खूनी चुनाव। जी हां, प्रदेश में हो रहा है पंचायती चुनाव, अब खूनी चुनाव में तब्दील हो चुका है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कहीं खुलेआम फायरिंग हो रही है तो कहीं बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। कहीं हार का बदला हत्या से लिया गया तो कहीं हार की टीस को मिटाने के लिए हत्या की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था। रेवाड़ी में फायरिंग, भिवानी में बूथ कैप्चरिंग, जींद में हत्या, फतेहाबाद में हमला। क्यों खूनी बन गया है चुनाव? क्यों पंचायती चुनाव में हावी है दबंगई? क्यों लचर है कानून व्यवस्था? ये सवाल बेहद अहम है जो सूबे में कानून की लचर व्यवस्था के बाद उठ रहा है। कहीं खुलेआम फायरिंग हो रही है तो कहीं बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। कहीं हार का बदला हत्या से लिया जा रहा है तो कहीं हार की टीस को मिटाने के लिए हत्या की कोशिशें हो रही हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें सियासत पर मचे घमासान की हैं।
दरअसल फतेहाबाद के खान मोहम्मद गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में झगड़ा चुनावी रंजिश को लेकर हुआ। मारपीट में नवनिर्वाचित सरपंच समेत 17 लोग घायल हुए। मामले में गांव के बाहर से आए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जो सरपंच के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। गांव वालों ने इन लोगों को पीटने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में बंद कर बचा लिया। नवनिर्वाचित सरपंच अजय ने 10 जनवरी को जीता था चुनाव। इस चुनाव में सुनील कुमार उम्मीदवार हार गया था, जिसके बाद से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था और मंगलवार रात दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बुधवार दोपहर फिर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मैं सरपंच का इलेक्शन जीता हूँ। खान मोहम्मद में जो हारी हुई पार्टी है ना, उनको ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने मेरे पे अटैक करना शुरू कर दिया। आज सुबह जब मेरी बीवी, मेरी मम्मी और मैं घर पे थे तो उन्होंने उनकी कुछ लुगाइयाँ और वो कुछ लड़के आए और उन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला किया। उसके बाद मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होना आया और उनके बाद उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल में मेरे साथ हमला किया और जान से मारने की धमकी दी सर मेरे को। कौन सा ये हारा हुआ पर्सन, क्या नाम है जी? सुनील कुमार है जी, हारा हुआ कैंडिडेट है सर। ये कितने जने थे? ये सर 5-6 जने थे सर। ये कोई पहला मामला नहीं है जब चुनावों की रंजिश को लेकर खूनी खेल खेला गया हो। बावजूद इसके सूबे में कानून व्यवस्था लचर ही नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्यों पंचायत चुनाव में हावी है दबंगई? प्रदेश में क्यों लचर है कानून व्यवस्था? क्यों पंचायत चुनाव में खूनी खेल जारी है? पंचायत चुनाव के पहले चरण में ये हाल, बाकी 2 चरण में क्या होगा? फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अभी पहले चरण का ही चुनाव हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी है कि अभी 2 और चरणों में चुनाव होने हैं, वहां का क्या हाल होगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि पहले चरण के चुनाव के दौरान क्या कुछ देखने को मिला, कितना हंगामा देखा गया। रेवाड़ी में फायरिंग होती है, जींद में सरपंच की हत्या कर दी जाती है, भिवानी में बूथ कैप्चरिंग, तो फतेहाबाद में सरपंच पर हमला। ये 4 तस्वीरें बता रहे कि कानून व्यवस्था हमारी सही रहे, प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है, कानून का डर किसी को है नहीं। क्योंकि रेवाड़ी में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जब वहां पे वोटिंग की जा रही थी तो फायरिंग वहां पे देखने को मिली, और उसके बाद जींद में नवनिर्वाचित सरपंच की हत्या तक कर दी जाती है। भिवानी में बूथ कैप्चरिंग होता है, पुलिस वाले उसमें शामिल होते हैं और इसको लेकर कोई एक्शन वो लेते नहीं है। तमाम अधिकारी मिले होते हैं, पुलिस वाले मिले होते हैं, तो आखिर चुनाव निष्पक्ष तरीके से कैसे हो पाएगा, सवाल ये भी अहम। और चौथी तस्वीर फतेहाबाद की, जहां पर सरपंच पर हमला किया जाता, जान से मारने की धमकी दी जाती है। आखिर ऐसी स्थिति में चुनाव कैसे करवा पाएगी सरकार? दबंगों के आगे आखिर घुटने क्यों टेकने पड़ते हैं पुलिस को, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। और स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी हैं। प्रदीप जी, क्या समझें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो दबंगई है वो ज्यादा हावी नजर आ रही है अब तक चुनाव पे। तो सवाल ये है कि आखिर दबंगई पहली बात इतनी हावी क्यों है, उसको काबू में क्यों नहीं किया जाता? हरियाणा में जो चुनाव है ये जो कुछ शर्तों के साथ पहली बार हो रहा है। हाँ। जिसमें शैक्षणिक योग्यताएं हैं और 5 शर्तें कुल मिलाकर जो पहली बार शामिल हुई हैं, जिसका कई राजनीतिक दलों ने भी विरोध भी किया है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में वो दबंग या वो मौजिज या वो बुजुर्ग लोग जो अब तक गांव की सरपंची को बपौती समझते थे, शैक्षणिक योग्यता के कारण अब नए युवाओं ने, क्योंकि नए युवा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने आगे आना शुरू कर दिया है। और एक पहला फर्क नजर आ रहा है कि अब तक क्या होता था हरियाणा में, ऐसा नहीं चुनावों में झगड़ा नहीं होता था, इस तरह के झगड़े होते थे चुनाव में, क्योंकि बहुत छोटा चुनाव है, गांव में आपसी रंजिश हो जाती है इन चुनावों से। पहले चुनाव से पहले झगड़े हुआ करते थे। अब चुनाव के रिजल्ट के बाद जो अप्रत्याशित रिजल्ट हैं, जिन्हें वो लोग देखना नहीं चाहते, वो सरपंच बन के आ रहे हैं। कोई पढ़ी लिखी महिला है, किसी गांव में इस तरह के कैंडिडेट ही 4-5 मिले, उन्हीं में से एक जीत गया, तो वो दबंग लोग, युवा, वो पुराने पहुंच वाले लोग
जो राजनीतिक हैसियत अब तक बनाए हुए थे उन्हें ये पच नहीं रहा है, उसका परिणाम है ये झगड़ा। तो क्या प्रदीप जी ये कभी रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जैसा कि जिक्र किया पहले भी ये लगातार होता था और पहले चुनावों से पहले इस तरीके की झड़पें और झगड़े देखने को मिलती थी और अब चुनावों के बाद, तो क्या कभी इसका अंत नहीं हो पाएगा? अंत निकालने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? जब ये लोग जहन में ये बिठा लेंगे कि ये शैक्षणिक योग्यताएं या ये चीजें बहुत जरूर, ये इस वक्त इसके बगैर चुनाव नहीं होगा, और जब ये अपने परिवार में कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे जिसमें उनके भी बच्चे पढ़े लिखे हों या बहुएं पढ़ी लिखी हों, वो आगे आएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। और ये सीधी सी बात है कि जिस परिवार से वो चौधर छिनती है, तो वहाँ इस तरह के तनाव और इस तरह के झगड़े होंगे। और रही बात, आप बार बार पूछ रहे हैं कि अगले 2 चरण में क्या होगा, निस्संदेह अगले 2 चरण में भी यही होगा जो पहले चरण में हुआ। तो क्या आप ये समझे कि सरकार ने नई शर्तें जो थी वो बोला कि नहीं ये लागू होनी चाहिए, ये होगी, इसी के बेस पे चुनाव होगा, लेकिन क्या प्रशासन सही तरीके से काम करे? इसको लेकर बैलेंस कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि ये दोनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए थी। अगर आप नए चुनाव लेकर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है आलोचनाएं कितनी की गई थी, आपको पता था कि ऐसा कुछ अंदेशा भी होगा कि झगड़े होंगे, झड़पें होंगी, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ सोचा नहीं गया? प्रतिमा, सबसे पहली बात है कि जब ये चुनाव डिक्लेयर किए गए, इनमें ये शर्तें लगाई गई, तो कई व्यवधान आए, चाहे वो लीगल तरीके से आए, बहुत तरीकों से व्यवधान आए, और सरकार पर आरोप भी लगे कि सरकार चुनाव टालना चाहती है। इस तरह के वो लगाकर सरकार की नीयत साफ नहीं है कि वो पंचायत चुनाव कराए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, जिस पे याचिका रद्द हुई, उसके तुरंत बाद सरकार ने आनन फानन, ना कोई प्लानिंग बनाते हुए ये चुनाव डिक्लेयर कर दिए। किसी ने ये सोचा भी नहीं सरकार के पक्ष की तरफ से कि जो आप नई प्रक्रिया लागू करने जा रहे हैं उसके परिणाम भी कुछ गंभीर हो सकते हैं। इसके लिए कोई प्लानिंग तैयार नहीं करेगी, प्रशासन को कहीं मुस्तैद नहीं किया गया, वही होमगार्ड और चंद सिपाहियों के सहारे ये चुनाव लड़ा गया। जबकि इस बार ये टिपिकल चुनाव था, क्योंकि बहुत सारों की चौधर जो काफी वर्षों से कायम थी वो टूटने जा रही थी, और सरकार को, सरकार के बैठे हुए उन चिंतकों को ये सोचना चाहिए था कि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लेकिन सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि पहले चरण की इस घटनाओं के बाद भी सरकार ने कोई इसमें संज्ञान लिया हो या कोई सीख ली हो। ये तो वक्त बताएगा कि अगले चुनाव चरण में क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की और कोई तैयारियां की गई। तो तैयारी की जानी चाहिए थी, मंथन होना चाहिए था, क्योंकि आपको जब पहले से अंदेशा था कि क्रिटिकल चुनाव होने वाले, टिपिकल होने वाले हैं, आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है, तो आपने कोई प्लानिंग क्यों नहीं की? लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पे ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि अब जैसा कि पहले चुनावों में हमने देखा, इतनी जगह पे दोबारा से वोटिंग करवानी पड़ेगी, 10 जिलों के 17 बूथ पर दोबारा से मतदान किए जाएंगे, तो इसके ध्यान में रखते हुए भी अब ये कहा जा रहा है कि जो बाकी के चरणों के चुनाव हैं वो हम अच्छे तरीके से करेंगे। क्या अब लग रहा है कि वाकई में ये संभव हो पाएगा? पहले तो आपने प्लानिंग की नहीं, और अब आप इतने दिन में क्या प्लानिंग कर लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर लेंगे? देखिए, सरकार के पास वक्त की कोई कमी नहीं थी। पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव में 7 दिन का फर्क था, और उसमें ऐसा कुछ नहीं कि तैयारियां की जा सकती हैं, कोई बहुत बड़ी तैयारियां भी नहीं करनी, क्योंकि 3 चरण में प्रदेश में ये चुनाव हो रहा है। और अभी तो बहुत सारे सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे मेवात का इलाका काफी बचा हुआ है। तो अगर सरकार पहले चरण की घटनाओं से सबक ले, तो मुझे लगता है कि सरकार ने, हो सकता है, अभी कोई खुलासा तो किया नहीं कि उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई है, क्या तैयारियां की है। बस एक तो बयान आ जाता है कि बस चुनाव की तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन इन घटनाओं से सरकार को सबक लेना होगा, क्योंकि अगले 2 चरण के चुनाव और भी अधिक गंभीर हो सकते हैं। तो सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं हो जाता। आप ये बयान दें कि तैयारियां कर ली गई है, चुनाव हम अच्छे तरीके से करवा लेंगे, तो सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा। आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा, आपको उसको लेकर सोचना होगा, मंथन करना पड़ेगा, और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ये एक मामला ऐसा है जो बहुत ही गंभीर है। आप बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या वाकई में ग्राउंड जीरो पर जाकर देख रहे हैं कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? क्योंकि दफ्तरों में बैठ के पॉलिसीज बनाते, लेकिन अब आप ग्राउंड जीरो पे जाते तभी शायद हकीकत को समझ पाएंगे। क्या कुछ चुनौतियां सरकार के लिए भी इसमें खड़ी होंगी, और क्या आगे सही तरीके से चुनाव होगा? ये भी चर्चा लगातार हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौट रहे हैं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा,
शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 अव्वल एक्सियल। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। यह खूनी चुनाव, पंचायत चुनाव हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये शायद अब खूनी चुनाव में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे के खून के प्यासे तमाम जो लोग हैं वो बन गए हैं। जो जीत रहा है हारने वाले से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, उस पर हमला किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर क्यों? हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीर कुमार यादव जी जुड़ गए फोन लाइन पर। वीर कुमार जी, आखिर हम लगातार देख रहे हैं और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे, कहीं झड़प हो रही है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रही है और बहुत कुछ चल रहा है। खूनी चुनाव ये बन चुका है। क्या आपकी तरफ से अब आगे के चुनावों के लिए, क्योंकि 2 चरणों में भी चुनाव और भी बाकी है, क्या उन चुनावों को सही तरीके से करवा पाएंगे या उसमें भी यही सब देखने को मिलेगा? मुझे लगता है चुनाव आयोग की सब संज्ञान में सब बातें आ रही हैं और जो कमियां है उनमें निश्चित तौर पर आगे 2 चरणों में सुधार होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है।
हालांकि यह इस बार जिस प्रकार से सरकार ने जो पहल की थी, पब्लिक में एक रिस्पांस भी अच्छा मिला कि वोटिंग परसेंटेज अच्छी अब हुई। पहल को छोड़िए, पहल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, पहल की बात नहीं हो रही। पहल थी, अच्छी पहल थी, उसको रिस्पांस अच्छा मिला, सब हो गया। लेकिन उस अच्छी पहल के बाद ये क्या देखने को मिल रहा है? चुनाव खूनी क्यों बनता जा रहा है? एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों होते जा रहे हैं? आपकी पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। आखिर क्यों लगातार तमाम अधिकारी मिले हुए हैं, पुलिस वाले काम नहीं करने दे रहे? परेशानियां तो लोगों के लिए है। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि अच्छी पहल हुई, लेकिन ये एक जो पहलू है, ये एंगल ठीक नहीं है। इस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। पहले चरण में जो चीजें हुई हैं अब आगे नहीं होंगी। उस प्रकार के पुख्ता इंतजाम करने के दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी जुड़ गए हैं। वीर कुमार जी, आपको रोकना चाहूंगी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, अब दावे किए जा रहे हैं कि पहले चरण में चलिए जो हुआ सो हुआ, अब आगे के जो 2 चरण के चुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ना झड़प होगी, ना हिंसा होगी, ना फायरिंग होगी, ना किसी की हत्या होगी। क्या वाकई में कोई स्ट्रैटेजी सरकार ने बना ली इतनी जल्दी कि और ये सब इम्प्लीमेंट भी कर लिया जाएगा? नहीं, ये क्या गारंटी है कि आगे कोई हिंसा नहीं होगी, कोई कत्ल नहीं होंगे, कोई गोलियां नहीं चलेंगी? अब तो कत्ल भी हुए हैं, गोलियां भी चली हैं, मार पिटाई भी हुई है, सब कुछ हुआ है। टोटल कोलैप्स हो चुकी है कानून व्यवस्था को कायम करने वाली मशीनरी। पुलिस टोटल विफल हो चुकी है। और चुनाव में एमएलए के अंदर कोई आदमी नहीं मरता। पिछले एमएलए के चुनाव में एक आदमी नहीं मरा। और अब इसके चुनाव में 2 आदमी, कितने आदमी मर चुके हैं। अभी तो पहला चरण है, 2 चरण और बाकी है। बिल्कुल वीर कुमार जी, पहला चरण है, 2 चरण और बाकी है, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने लाजमी है। क्या ये कहने भर से ये काफी हो जाएगा? आप सुरक्षा के इंतजाम भी कर लेंगे, तैयारियां भी पूरी कर ली जाएंगी कि हम तैयार हैं, अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, या ग्राउंड जीरो पे काम करने की जरूरत है और उसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कहने से हो जाएगा सब? कहा नहीं जा रहा, किया जाएगा। क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है वीर कुमार जी? बाकायदा उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जो हमारी खुफिया तंत्र से सारी चीजें कलेक्ट की जा रही है, फीडबैक ले रहे हैं। कहाँ का संवेदनशील बूथ है, कहाँ का अति संवेदनशील बूथ है, उन पर कहाँ कमी रही, क्यों कमी रही, कौन जिम्मेवार है, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये तय करने की बात चल रही है। ऐसा नहीं कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। तो बातचीत कब तक चलेगी? 17 को तो दूसरी चरण का चुनाव है। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, सब चीजें आप देखिए जरा इसमें। और ऐसा नहीं कि जब निवेदन प्रदेश की जनता भी आपसे कर रही है, वो लोग भी आपसे कर रहे हैं जो आए दिन फायरिंग देखते हैं, झड़पे देखते हैं, झगड़े देखते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब नहीं चाहिए, तनाव इतना नहीं चाहिए अपने इलाके में, हमें शांतिपूर्ण चुनाव होने दीजिए और उसके बाद हम चाहते हैं कि अच्छे से सरपंच बन जाए और काम हमारा हो, विकास हमारा हो। दंगे किसी को नहीं चाहिए, खून खराबा किसी को नहीं चाहिए। वीर कुमार जी, निश्चित तौर पर हम सबको इस दिशा में, खाली केवल के राजनीतिक दल, सरकार नहीं, समाज भी, बाकी सब लोग जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ते हैं, उन सबका आपस में सहयोग होगा, समाज का सहयोग होगा, प्रशासन उसमें बाकायदा कोऑपरेट करेगा, अपने इंतजाम करेगा। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो चरण है उसमें नहीं वीर कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि आप आगे कर रहे हैं, लेकिन आप आगे काम करेंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये भी यहाँ पे उठता है कि नवनिर्वाचित सरपंच की हत्या कर दी जाती है, किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है। आपकी पुलिस क्या कर रही है? क्या कोई काम करना ही नहीं है? पुलिस ने ये कसम खा ली है, या फिर दबंगों का इतना रोब है कि पुलिस लाचार है? दो ऑप्शन आपके पास, क्या पुलिस लाचार है, या फिर एक सवाल ये भी कि दबंगों का इतना ज्यादा रोब है कि पुलिस कुछ करना नहीं चाह रही है? ये ऐसा नहीं है। जो तो कैसा है? तो हत्या कैसे कर दी गई? राकेश यादव जो नवनिर्वाचित सरपंच की हत्या हुई, उसमें तुरंत जिस प्रकार की तुरंत कार्रवाई हो, मुझे लगता है तुरंत कार्रवाई से क्या फायदा? जान तो चली गई उसकी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि घटना होने के बाद पता लगता है कुछ। नहीं तो पहले जागा क्यों नहीं जाता? हमारे साथ मैं रोकना चाहूंगी वीर कुमार जी, आपको मनदीप बिश्नोई जी, आपको रोकना चाहूंगी वीर कुमार जी। हमारे साथ मनदीप बिश्नोई जी एनएलओ से जुड़ गए। मनदीप जी, लगातार हम देख रहे हैं झगड़े हो रहे हैं, झड़पे हो रही है, हत्या तक कर दी जा रही है, खूनी चुनाव ये बनता जा रहा है। क्या सरकार जो चुनाव वादा किया गया था कि हम शांतिपूर्वक चुनाव करवाएंगे, वो वादे से सरकार वो वादा पूरा नहीं कर पा रही है? मनदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बोलिए। ऐसा है, जैसे हमने देखा कि किस प्रकार से सरेआम बूथ कैप्चरिंग की गई थी इन पंचायत के चुनावों में जी। और जब टीवी चैनल के ऊपर दिखा दिया गया, मंत्री और विधायकों जो सरकार के हैं उनके सामने इस तरह की बातें आ गई और उसके बाद में भी वहाँ पर रीपोलिंग नहीं करवाई जा रही, केवल
आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण मतदान के पक्ष में हैं। हाँ। इस तरह से कैसे शांति रहेगी? बिल्कुल, अब तक तो उन पे सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। बेहद शुक्रिया मनदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रदीप जी, आपने सुनी ये तमाम चर्चा, बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है ये भी सुना। क्या लग रहा है, क्या सिर्फ बातों से ही काम हो जाएगा? क्यों आखिर जमीन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है वो बताया नहीं जाता? बस इतना कह देना क्या काफी होता है कि नहीं आगे ऐसा नहीं होगा? जान चली जाती है किसी की, किसी को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया जाता है, और इतने गंभीर सरकार क्यों नहीं हो रही? पुलिस वालों को ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि आपको काम करना है? उनको लगातार लापरवाही बरतने का मौका क्यों दिया जाता है? प्रतिमा, जैसे मैंने इनकी सबकी बात सुनी, हाँ। एक फैक्ट है कि कोई गारंटी नहीं ली जा सकती कि हिंसा नहीं होगी। हाँ। और ये भी गारंटी नहीं ली जा सकती कि हिंसा होगी। हाँ। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रणाली या फोर्स डिप्लॉयड की जाती है, खासकर उन एरियो में जो सेंसिटिव है। और मेरा मानना ये है कि अभी कोई सरकार ने कोई ऐसा ड्राफ्ट सामने लाया नहीं कि कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयड की जाएगी। हाँ। या कहीं किसी इलाके में कुछ इस तरह की प्रबंध किए जाएंगे। हाँ। कि लोगों में ये एक हिम्मत बंधे कि इस तरह की अब हिंसा नहीं होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पंचायत चुनाव की जो हिंसा है वो सडन इफेक्ट होता है एकदम। हाँ। अचानक भावनाएं भड़कती हैं, अचानक जोश आता है और हिंसा हो जाती है। तो इसके लिए बहुत मुश्किल है सरकार के लिए भी कि वो ऐसे कोई इंतजाम करके रखें या उन्हें पहले से पता हो कि यहाँ हिंसा होने वाली है। इस तरह से एक मैसेज दिया जाना चाहिए कि चुनाव में सरकार बहुत कड़ा रुख अपना रही है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हाँ। या पुलिस बहुत कड़ा रुख अपनाएगी। हाँ। वो रिजल्ट से ही पता लगता है। हाँ। कि घटना होने के बाद अगर पहली चरण में कोई घटना हो गई तो सरकार ने उसे किस तरीके से हैंडल किया, उसके इफेक्ट्स दूसरे चरण में देखे जा सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी स्टूडियो में आने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे के 2 चरणों के चुनाव में कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप कुछ अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। आपके पास कोई ये बात बताने के लिए है नहीं कि आप वाकई में ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ करने वाले हैं। आप बस इतना कह रहे हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा। मानते हैं कि आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि कोई हिंसा ना हो, लेकिन इतनी जिम्मेदारी तो आपकी जरूर बनती है कि आप अपनी पुलिस को ये बताएं कि सही तरीके से काम करें, आप अपने अधिकारियों को ये बताएं कि सही तरीके से काम करें, ताकि किसी बेगुनाह की जान यूं ही ना चली जाए। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।